There is a plane surface of charge, and it is very large. We are making a portion of it. उसका एक छोटा सा पोर्शन बनाते और इसमें ऐसे चार्ज भरे हुए हैं. Okay, this is very large, so we don't have to find the area of it. इसमें जो चार्ज भरे हुए हैं उसकी रेटिंग कैसी है, कितना चार्ज है, उसके लिए सरफेस एरिया में जब हम चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज कितना मानेंगे. कन्वेंशन क्या है हमारा, पॉइंट चार्ज है तो Q, लेंथ में चार्ज है तो लैम्डा पर यूनिट लेंथ, और सरफेस एरिया में है तो सिग्मा पर यूनिट एरिया. Per unit area, how much is the charge? Sigma. Charge density per unit area is equal to sigma. एक एरिया में सिग्मा चार्ज इसके पास है, जितना बड़ा एरिया लेंगे उससे सिग्मा को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल चार्ज हमको आ जाएगा. ओके, यस. उसके बाद हाँ, हम शुरू करेंगे. हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और हमको ये दिया गया है, देयर इज ए पॉइंट हियर P at certain distance, perpendicular distance R. We have to find electric field at point P. P is a point at perpendicular distance R, and we have to find electric field intensity, E at this point. ये हमारा टारगेट है. So this is given to us. There is a plane surface, and what we are supposed to find out, electric field at a point P. P वहां से कुछ डिस्टेंस पर है, वो डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, R. Okay. Now we will start. अब आप याद करिए और याद दिलाइए, पहला स्टेप हमारा क्या था. स्टेप नंबर 1, टू कंसीडर वन गॉसियन सरफेस. और गॉसियन सरफेस की शर्त क्या होती है, देयर शुड बी सिमेट्रिक. ओके, तो प्लेन सरफेस के लिए गॉसियन सरफेस कैसी लेनी है. तो प्लेन सरफेस के लिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. वी विल टेक सिलेंडर लाइक दिस, और ये सिलेंडर इसको ऐसे पंक्चर करते हुए दूसरी तरफ निकल जाएगा, और जितना इस तरफ एक्सटेंड है R, उतना ही वो इस तरफ भी एक्सटेंड हो जाएगा, लाइक दिस. ये एक सिलेंडर हमने इसमें से आर पार किया. ये अगर एक शीट है, ये सिलेंडर है, तो ये सिलेंडर इसमें से ऐसे आर पार चला जाएगा. ये क्या है, हमारी गॉसियन सरफेस. ओके, गॉसियन सरफेस ये क्यों है, हम इसमें E और थीटा दोनों के बारे में बताएंगे, उससे पता लग जाएगा कि कैसी सिमेट्री है. यहाँ पर जो चार्जेस हैं, जो चार्जेस इस सरफेस के अंदर आते हैं, इस सिलेंडर के अंदर आते हैं, इन चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकलेगा, किस डायरेक्शन में. आंसर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस. अगर ये प्लेन सरफेस है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकलता है, ऐसे.
ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, यहां से ऐसे, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस साइड, और ठीक इसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस साइड। अब इस सरफेस पर एरिया वेक्टर कहाँ है? तो इस कर्व्ड सरफेस पर एरिया वेक्टर इधर है, एरिया वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर। कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री। अगर यहां पर ये एंगल 90 डिग्री बनता है तो यहां कितना बनता है? 90 डिग्री। यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री। पूरी कर्व सरफेस पर, पूरी कर्व सरफेस पर कितना बनेगा? 90 डिग्री। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो यहां पर आप कहीं भी परपेंडिकुलर बनाइए, ऐसे 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 ऐसे, हर जगह 90 डिग्री। सो थीटा इज सिमेट्रिकल। समझ में आया? इसलिए ये सिमेट्री है। दूसरा, जब हम प्लेन सरफेस को देखते हैं, ये प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसा है। सरफेस के ऊपर ये सरफेस है, ये एरिया वेक्टर है बाहर की तरफ जाते हुए। इस एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बनाता है? 0। यहां पर अगर एरिया वेक्टर बनाएंगे तो इसके साथ 0, यहां पर बीच में बनाएंगे तो 0, हर जगह पर 0। तो ये वाली सरफेस में हर पॉइंट पर एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल एक जैसा ही बनता है, दैट इज सिमेट्री। यहां से इसका डिस्टेंस r है, इस पॉइंट का r, इस पॉइंट का r, इस पॉइंट का r। इसलिए सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? एक समान। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिमेट्रिकल है, थीटा भी सिमेट्रिकल है। देयरफॉर वी कैन डिक्लेयर दैट दिस सरफेस इज सिमेट्रिकल। ये सरफेस की अपनी सिमेट्री है। ये कितने डिग्री वाली सिमेट्री है? 90। इसकी हर सरफेस का पॉइंट 90 डिग्री बनाता है, इसका हर सरफेस का पॉइंट 0 डिग्री बनाता है। तो एक ये सिमेट्रिकल सरफेस है और एक ये सिमेट्रिकल सरफेस है। ये बात समझ में आई? तो इसलिए ये हमको सिमेट्री देता है। यही चीज आप पहले भी पढ़ चुके हैं सिलेंडर में। किस केस में? एक स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर के केस में। स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर के केस में हमने पढ़ा था, ये लॉन्ग कंडक्टर है और उस समय सिलेंडर हमने ऐसा लगाया था। उस समय यहां पर एरिया वेक्टर के साथ हर जगह पर कितना एंगल बनता है? 0, 0, 0। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये एंगल कितना बना? 90 हर पॉइंट पर। ये किसके लिए था? व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट ए लॉन्ग कंडक्टर। यहां पर क्या है? द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए प्लेन। उस समय भी हमने सिलेंडर लिया, पर अब हमने सिलेंडर ऐसा रखने की बजाय ऐसा रखा। ऐसा रखने से इधर एरिया वेक्टर कितना हो गया? 90, और इधर एरिया वेक्टर कितना है? 0। एरिया वेक्टर और ई के बीच का एंगल 0। तो ये इसकी सिमेट्री हो गई। यहां से अब स्टार्ट करते हैं। वी विल फर्स्ट राइट इट। सो स्टेप नंबर 1, what we will inform, let us consider a cylinder as Gaussian surface. ये हमने एक सिलेंडर माना whose axis is normal to the plane।
ये इसकी एक्सिस है और ये प्लेन है, तो प्लेन पर उसकी एक्सिस कैसी है? नॉर्मल। ठीक है। पॉइंट P lies on plane surface. Point P lies on the plane surface. ओके, ये हमने गॉसियन सरफेस के बारे में बताया। इसके सेकंड पार्ट में हम ई और थीटा के बारे में बताते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? नॉर्मल टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू सरफेस। सरफेस ऑफ प्लेन। ओके, थीटा को एक्सप्लेन करते हैं। विथ कर्व्ड सरफेस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एवरीवेयर। यहां 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 हर जगह 90 डिग्री। एट प्लेन सरफेस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एवरीवेयर। यहां पर ये एरिया वेक्टर है, यहां पर ये एरिया वेक्टर है, ई के साथ 0 डिग्री, ई के साथ 0 डिग्री। ओके, ये हमने स्टेप नंबर 1 बना दिया। फिर से याद रखिए, स्टेप नंबर 1 में क्या क्या एक्सप्लेन करना है। नंबर 1, हम गॉसियन सरफेस किसको मान रहे हैं। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है। नंबर 3, थीटा कैसा है अलग अलग सरफेसेस के लिए। ये हमने तीनों चीजें यहां मेंशन कर दी। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या था, उसमें 4 स्टेप आपको रटे होने चाहिए। कैलकुलेट, नो, यस, टू कैलकुलेट इंटीग्रल EDS, closed integral EDS. Now closed integral EDS is equal to, ये जो क्लोज इंटीग्रल पूरी सरफेस के लिए है, इसके हम 2 पार्ट कर लेते हैं, एक कर्व सरफेस के लिए और एक प्लेन सरफेस के लिए। तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस कर्व और प्लस प्लेन। प्लेन सरफेसेस 2 हैं, इसलिए आप इसको 2 बार कर सकते हैं। प्लेन, दिस इज 1, दिस इज प्लेन 2, दिस इज प्लेन सरफेस 1, दिस इज प्लेन सरफेस 2। ओके, शुरू करते हैं। कर्व सरफेस के लिए EDS cos 90 डिग्री, क्योंकि कर्व सरफेस में हर जगह E और A के बीच का एंगल 90 है, तो ये cos 90 आएगा, जो कि पूरे एक्सप्रेशन को क्या बना देगा? 0। सो वी डोंट हैव टू कैलकुलेट एनीथिंग एल्स। ये हो गया। अब E ऑन द प्लेन सरफेस, E ऑन दिस प्लेन सरफेस, इसका एरिया, ये वाला एरिया या ये वाला एरिया या ये वाला एरिया, इस एरिया को हम मानते हैं A, पूरा एरिया। ओके, प्लेन सरफेस पर हमको क्या लिखना है? EDS cos थीटा कितना है? E और A के बीच 0, सो EDS cos 0। अब यहां पर आते हैं, यहां E की डायरेक्शन इधर देखिए, E की डायरेक्शन इधर है, तो इसको क्या लिखेंगे? -E। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इस तरफ है, तो उसको क्या लिखेंगे? -DS। दोनों के बीच एंगल 0 है, cos 0। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या बन गया? EDS cos 0, जैसा ये। ओके, दिस इज इक्वल टू, शुरू करते हैं, दिस हैज बिकम 0। E सब जगह एक जैसा है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा? इंटीग्रेशन
ds का होगा। ठीक है, तो ds का इंटीग्रेशन, एरिया का इंटीग्रेशन यानी टोटल एरिया। तो टोटल एरिया कितना हुआ? टोटल एरिया हमको दिया गया है, दैट इज 8। सो दिस वी कैन राइट एज 0 प्लस e इंटू a, और cos 0 is 1 प्लस अगेन e इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds is equal to a, e इंटू a इंटू 1, so this becomes ea, ये आ गया। so this is equal to 2ea। this is closed integral eds, ये उसकी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? टू कैलकुलेट चार्ज विद इन गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कितना चार्ज है? तो मुझे बताइए, ये चार्ज सरफेस के बाहर है कि अंदर? गॉसियन सरफेस के बाहर है। ये वाला भी बाहर है, ये वाला भी बाहर है, ये वाले सब चार्ज अंदर। तो ये चार्ज कितने? तो यूनिट एरिया में चार्ज कितना होता है? यूनिट एरिया में हमने चार्ज माना है इसका सिग्मा, और एरिया कितना है? ए। तो ए एरिया में कितने चार्ज आ जाएंगे? सिग्मा इंटू ए। सो चार्ज विद इन गॉसियन सरफेस, चार्ज विद इन गॉसियन सरफेस is equal to Q is equal to sigma into A. Sigma into A is the charge within Gaussian surface. Okay, ये आ गया। थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या है? अप्लाइंग Gauss theorem. Applying Gauss theorem. What is Gauss theorem? Closed integral EDS is equal to Q upon epsilon naught, and we will put values. Putting values, closed integral EDS, how much will be? We have got the values. Closed integral EDS is equal to 2EA. This is equal to Q upon epsilon naught. How much is Q? Sigma into A. This is to be divided by epsilon naught. Okay, A is cancelled and E is sigma upon 2 epsilon naught. This is electric field. So electric field is sigma upon 2 epsilon naught. ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, इसको नोट करिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है? दिस इज व्हाट? चार्ज डेंसिटी। एप्सिलॉन नॉट क्या है? इट इज ए कांस्टेंट परमिटिविटी। तो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? सिग्मा पे। अब इसमें एक बड़ी अजीब बात हो गई है। अगर यहां से कोई पॉइंट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है और दूसरा पॉइंट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, कहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा? 10 पर या 20 पर? 10 पर ज्यादा होगा, 20 पे कम होगा। इसको थोड़ा फॉर्मूला से वेरीफाई कर लीजिए। ये फॉर्मूला है, इसमें एक बार r की जगह 10 रखिए, एक बार r की जगह 20 रखिए। r तो है नहीं इसमें। अगर इसमें r नहीं है, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन r, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। इसका ये मतलब है कि अगर एक पॉइंट उससे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है और दूसरा 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ
प्लेन सरफेस के केस में कौन सी चीज इफेक्ट करती है? चार्ज डेंसिटी, और कुछ नहीं। इसका मतलब यहां 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 हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। सो इसको हम इसमें नोट कर लेते हैं। सिंस दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, सिंस this expression is independent of R, therefore there is no change in E due to distance. ओके, मैथमेटिकली तो हमको समझ में आ गया कि ये ऐसा होता है, पर थोड़ा कंसेप्चुअली ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमारा आंसर है ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं एक प्लेन सरफेस से, इस प्लेन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकल रही हैं? परपेंडिकुलर, ऐसे सीधे, जैसे टूथब्रश से ऐसे बाल निकलते हैं, ठीक है, क्रिस्टल्स उसके सीधे जाते हैं, या हमारे बूट पॉलिश के ब्रश के ऐसे सीधे सीधे ब्रिस्टल्स जाएंगे। ओके, ये ऐसे जा रहे हैं। अब 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने ये एरिया ऐसा लगाया, इसके अंदर से गए 10, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया? 10। इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया 10। आगे जाके फिर हमने ये रिंग लगाया, अब इसमें से कितने जाएंगे? कम, ज्यादा कि 10? 10, क्योंकि ये कैसे जा रहे हैं? पैरेलल। इसलिए आप देखिए कि जब फील्ड ऐसा होता है उस समय यहां पर इस एरिया में, यूनिट एरिया में 1 2 3 4 है, तो यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है। और फ्लक्स पर यूनिट एरिया किसके बराबर होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, और एरिया को इधर ले आइए। फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ फ्लक्स पर यूनिट एरिया कितना है? 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? सेम। कब ये पॉसिबल है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हो? पैरेलल। और यहाँ पर इस प्लेन में कैसी हैं? पैरेलल। इसलिए आप थोड़ी दूर जाइए या और ज्यादा दूर जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। ठीक है, ये किसके लिए है? Plane surface, and it should be very large plane surface. Very large means compared to R, the plane surface should be very large. इसको हम कहेंगे infinitely large. जैसे ये वॉल है, इस वॉल के लिए पहले हमने पॉइंट P यहां पर लिया, फिर पॉइंट P यहां पे लिया। अब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस के लिए वॉल का साइज बहुत बड़ा है, तो यहां पर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। वॉल बहुत बड़ी होनी चाहिए ताकि यहां पर जो फील्ड है वो कैसा रहना चाहिए? पैरेलल। समझ आ गया? तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप याद रखेंगे। अभी जो हमने निकाला दैट इज दिस, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज फॉर द प्लेन सरफेस। ओके, अब इसके बाद हम लोग इसमें थोड़े से और वेरिएशन देखते हैं किस तरह के होंगे। प्लेन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अगला इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेते हैं। अगर इन्फिनिटली लार्ज प्लेन सरफेस नहीं है तो क्या होगा? लाइंस पैरेलल ना जाके ऐसा मुड़ेंगी, मुड़ेगी तो दूर दूर होती जाएंगी। ये किस में होता है? तो आंसर है ये कंडक्टर में होता है। लॉन्ग कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पैरेलल जाता है? नो, ये वाला ऐसा जाएगा और ये वाला ऐसा जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, यहाँ और कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम। और उसका फॉर्मूला भी हमने क्या निकाला था? Q अपॉन 2 पाई R। R आया डिनोमिनेटर में, जैसे जैसे R बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा। पॉइंट चार्ज में हमने क्या निकाला था? E इज इक्वल टू Q अपॉन R स्क्वेयर। R को बढ़ाते जाइए और इलेक्ट्रिक फील्ड
स्क्वायर के हिसाब से कम होता जाएगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज से ऐसे निकलता है। यहां पर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, और ऐसा जाएगा तो दूर दूर होते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चला जाएगा। ओके, अब अगला हम इसमें लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शेल। शेल मतलब जैसा फुटबॉल, अंदर से खाली, ऊपर से मेटल पूरा, और ये कैसा है? कंडक्टिंग। कंडक्टिंग मतलब कैसे मटेरियल का बना हुआ? कंडक्टर का बना हुआ। कंडक्टर का बना होने से क्या होगा कि उसमें चार्ज एक दूसरे को रिपेल करके अपने आप को सेट कर लेंगे इक्वल डिस्टेंस पे यूनिफॉर्मली। सो वी हैव ए शेल हियर। ये एक शेल है, और इस शेल का कुछ रेडियस होगा, let us say it has got radius r. Spherical shell, radius r. इसको हमने चार्ज दिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, थोड़ा मुझे सोचकर बताइए कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया के टर्म्स में लें या पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में लें? चार्ज कहां रहेगा ये बताइए इसमें। हाँ, चार्ज कहां रहेगा? सरफेस पे रहेगा, अंदर तो नहीं घुसा, तो वॉल्यूम के अंदर नहीं गया, सिर्फ सरफेस पे रहेगा, इसलिए एरिया में फैलेगा। सो चार्ज विल बी इन एरियल डिस्ट्रीब्यूशन, और एरियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम कितना लेते हैं? सिग्मा पर यूनिट एरिया। स्फेरिकल शेल, रेडियस r, द चार्ज इज सिग्मा पर यूनिट एरिया। अगर हम पूरा चार्ज इस पे सोचें कितना होगा? Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका टोटल चार्ज। ठीक है, ओके। अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। उस पॉइंट की 3 लोकेशन हो सकती हैं। दैट पॉइंट में बी आउटसाइड द शेल, दैट पॉइंट में बी ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, दैट पॉइंट में बी समवेयर इनसाइड द शेल, आउटसाइड, on the surface and inside. तो शुरू करते हैं आउटसाइड से। If P is outside shell at distance r, यहां से ये हमने लिया, यहां पर पॉइंट P सोच लिया, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है? r। यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दिस इज अवर गिवन थिंग एंड द प्रॉब्लम। शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है? कंसीडर गॉसियन सरफेस विच इज सिमेट्रिकल। इसके सिमेट्रिकल सरफेस क्या होगी? सरफेस के सिमेट्रिकल सरफेस, आंसर है इस शेल के ऊपर एक और शेल बना दीजिए। वो कैसा होगा? सिमेट्रिकल, दोनों का सेंटर एक ही जगह रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? कंसेंट्रिक। उसका रेडियस कितना होगा ऊपर वाले का? r। तो इसके ऊपर हमने एक दूसरा शेल बना दिया, ये शेल हमारे लिए गॉसियन सरफेस का काम करेगा। अभी हम उसको प्रूफ भी कर लेंगे। Let us consider a shell of radius, r passing through P, क्यों P से हमने पास कराया?
क्योंकि हम P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस की सरफेस पर निकलता है, इसलिए P को कहाँ रखते हैं हम? सरफेस पे, ताकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और वही हमको चाहिए। ओके, सो पासिंग थ्रू P, ये गॉसियन सरफेस हो गई। इसका हर तरफ डिस्टेंस कैसा है? इक्वल। इसमें जो हमने चार्ज Q दिया हुआ है वो चार्ज कहाँ रहेगा? तो आंसर है वो सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमने किसके बारे में बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा, इन दो चीजों के बारे में बताना है। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा है, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ा है। तो यहाँ पर सरफेस से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए ऐसे, यहां पर भी सरफेस से परपेंडिकुलर। अब सरफेस के परपेंडिकुलर जो भी लाइन ऐसे निकलेगी वो कहां से आती हुई दिखेगी? सेंटर से, ऐसे, ऐसे। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगा। ये सिर्फ हमने डायरेक्शन के लिए बनाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नहीं बनाया। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? रेडियल आउटवर्ड। कहां से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द सरफेस, बट इट अपीयर टू कम फ्रॉम सेंटर। कहीं पर भी हम देखते हैं कहां से आते हुए दिखता है? सेंटर पे। और हम जैसे इमेज बनाते हैं ऑप्टिक्स में कि एक रे इधर से ऐसे आ रही है, दूसरी ऐसे आ रही है, तो कहां से आ रही हैं? दोनों को हम बैकवर्ड ट्रैक करते हैं, यहां मिलाते हैं और बोलते हैं यहां से आ रही, जबकि एक्चुअल वहां से आए या नहीं आए हमको नहीं मालूम। इसी तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, तो ये दोनों कहां से आ रहे हैं? हम बोलेंगे ये दोनों इस पॉइंट से आ रहे हैं। कहां से? सेंटर से। इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है शेल का। सो उसके लिए हम यहां नोट क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज radial. Electric field is outward radial. ये अच्छा, ये हो गया। अब सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बनाता है? ये है सरफेस। यस, नो, ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर ऐसा होगा। एरिया वेक्टर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सरफेस बनाती है 90 डिग्री, एरिया वेक्टर बनाता है 0। करेक्ट? सरफेस 90 डिग्री, एरिया वेक्टर 0। सो एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, मेकिंग 0 एंगल विद द एरिया वेक्टर एट एवरी पॉइंट। At every point, E and A are along each other. Along each other लिख सकते हैं, making angle 0 लिख सकते हैं, parallel to each other लिख सकते हैं, इसमें से कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हैं। Are along each other. तो अब हम देख रहे हैं कि यहां से डिस्टेंस भी कैसा है? सबका डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कैसा होगा? इक्वल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड रेडियल एंड सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एट एवरी पॉइंट E and A are along each other. तो एंगल कितना हो गया? 0। हर पॉइंट पे एंगल 0 है, सिमेट्रिकल। हर पॉइंट पर E की वैल्यू एक जैसी है, सिमेट्रिकल। इसलिए ये पूरी सरफेस कैसी है? सिमेट्रिकल। सो दिस इज ए करेक्ट और एप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस।
समझ आया? गॉसियन सरफेस में हर जगह ई एक जैसा होना चाहिए और थीटा भी एक जैसा होना चाहिए। ओके, ये हो गया। अब ये हमने एक्सप्लेन कर लिया पॉइंट नंबर 1, गॉसियन सरफेस स्टैब्लिश कर दी। अब पॉइंट नंबर 2 क्या कैलकुलेट करना बोलिए? इंटीग्रल ईडीएस। ओके, क्लोज्ड इंटीग्रल E dot ds. This is equal to closed integral E dot ds. कितना हो जाएगा? हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है। ओके, इसका हमने एक्सपेंशन किया। दिस इज क्लोज्ड इंटीग्रल E ds cos। कितना लेना है? cos 0 डिग्री। cos 0 कितना होता है? 1। 0 क्यों ले रहे हैं सबको मालूम है? अभी हमने ऊपर मेंशन किया 0। सो cos 0 is equal to 1. So this is closed integral EDS. This is equal to E हर जगह पर एक जैसा है, इसलिए हमने E को बाहर निकाल दिया। So now it is closed integral DS. एरिया का इंटीग्रेशन करिए पूरी सरफेस के लिए, तो कितना बड़ा एरिया हो जाएगा? 4 pi r square. So this is equal to E into 4 pi r square. ठीक है, समझ आ गया? देखिए स्टेप्स को यहां से। क्लोज्ड इंटीग्रल EDS इज EDS cos 0 is equal to 1. E हर जगह एक जैसा है, कांस्टेंट है, इसलिए बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसका करना है? ds का। सारे ds हमने जोड़े, पूरा एरिया आ गया। और स्फीयर का पूरा एरिया शेल का कितना होता है? 4 pi r स्क्वायर। कौन सा r लेना है? गॉसियन सरफेस का, क्योंकि E हम कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं? गॉसियन सरफेस। तो ये आ गया 4 pi r स्क्वायर। ये हमने किसका कैलकुलेशन कर लिया? क्लोज्ड इंटीग्रल EDS। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? Yes, charge within closed surface. Charge within closed surface. Closed surface के अंदर कितना चार्ज है? तो ये हमारी गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये चार्ज, तो ये चार्ज टोटल कितना है? Q। ये भी लिख सकते हैं और हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, किसी से भी हम इसको बना सकते हैं। लेट अस मेक इट Q। पहले Q से बनाते हैं, फिर इससे बना के भी देख लेंगे। ओके, तो टोटल चार्ज इंक्रीज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस इज Q। ओके, नाउ अप्लाई गॉस थ्योरम। अप्लाई गॉस थ्योरम में हमको क्या करना है? क्लोज्ड इंटीग्रल EDS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लोज्ड इंटीग्रल EDS की वैल्यू हमने निकाली कितनी? E इंटू 4 pi r स्क्वायर इज इक्वल टू Q की वैल्यू Q है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू कितनी आई? E इज इक्वल टू 4 pi, नीचे चला जाएगा 4 pi एप्सिलॉन नॉट, r स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा। सो दिस विल बी 1 अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल r। स्मॉल r डिस्टेंस पे ये हमारा एक्सप्रेशन आया। और ये थोड़ा पहचाना सा लग रहा है। ये एक्सप्रेशन किसके लिए आया था पहले? पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज के लिए भी क्या होता है? 1 अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ओके, पहले यहां तक नोट करिए, फिर उसके बाद उसकी एनालॉजी भी लिखते हैं। It is same as E due to point charge. Point charge का एक्सप्रेशन भी यही होता है, Q अपॉन
आर स्क्वायर, और शेल का भी एक्सप्रेशन यही आया Q अपॉन आर। सो वी कैन कंसीडर दैट ऑल द चार्ज इज enclosed at the center। अगर ये पूरा का पूरा Q चार्ज सेंटर पे रखा होता, यहां से कितना दूर होता है ये R, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, Q अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर। तो पॉइंट चार्ज के कारण और शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमको याद रखना है कि जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है उसके इस तरफ चार्ज पॉइंट पर है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही बनेगा, और अगर शेल में फैला हुआ है तो भी उतना ही बनेगा, सेम। सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर पॉइंट व्हेन इट इज आउटसाइड द शेल। अब जैसे जैसे ये R कम होता जाएगा, जैसे जैसे ये R कम होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का क्या होगा, बढ़ते जाएगी। R कम होते होते यहां पर आ गया, तो यहां आने से ये R इस R के बराबर हो गया। R is equal to R on the surface. So this will be case 2 on the surface. On the surface, R is equal to R. On the surface, R is equal to R. अगर R is equal to R हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और इसकी वैल्यू उसकी वैल्यू से ज्यादा होगी। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। ये दो केस हो गए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा क्योंकि ये R छोटा है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट केस, अगर ये R अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ओके, उसको देखते हैं। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने पॉइंट P लिया इनसाइड द शेल। ये शेल है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसका रेडियस R है, R। यहां पर हमने कहीं पे पॉइंट P लिया विच इज इनसाइड इट, और R स्मॉल r की वैल्यू अब कैसी है, R इज स्मॉलर देन R। यहां पर कैसा था, R इज इक्वल टू R, इस केस में कैसा था, R वॉज लार्जर देन R। ओके, ये इनसाइड की मैथमेटिकल कंडीशन। अब शुरू करते हैं। पहला स्टेप क्या है, गॉसियन सरफेस। सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस कैसी होगी, कंसेंट्रिक शेल। तो इसको रेडियस मान के हमने यहां पर एक कंसेंट्रिक शेल बनाया। ये शेल, ये सर्कल नहीं है, पूरा शेल फुटबॉल जैसे, ओके, ये बनाया। अब इसमें ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या होगा, क्लोज्ड इंटीग्रल EDS। क्लोज्ड इंटीग्रल EDS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। अब इसमें Q की वैल्यू देखिए कितनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ये वाला चार्ज कहां है, गॉसियन सरफेस के बाहर, तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो इसके अंदर चार्ज कितना लेंगे, 0। फॉर एनी लोकेशन, फॉर एनी पोजीशन ऑफ P, charge inside surface is 0. Charge inside surface Q is 0.
Therefore, integral EDS is equal to 0. 0 upon epsilon naught, that is 0. ठीक है? अब दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है? 0. Either this is 0 or this is 0. Here integral ds cannot be 0. कुछ ना कुछ तो उसका सरफेस एरिया होगा. Since integral ds is not 0, अगर ये 0 नहीं है तो किसको 0 होना चाहिए? E को. Therefore, electric field is equal to 0. ये हमारा केस 3 हो गया. केस 3, R is smaller than R, P is inside, और ये हमने निकाला E is equal to 0. तो इसमें स्पेशल बात क्या है कि हमने गॉसियन सरफेस पॉइंट P को लेकर बनाई और ये प्रूफ किया कि उसके अंदर कितने चार्ज हैं? 0. अगर उसके अंदर 0 चार्ज है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0 हो गया, और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? EDS. इसलिए E भी क्या हो गया? 0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए शेल कितना होता है? 0. किससे प्रूफ करते हैं? गॉस थ्योरम. ये अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है और ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है. That inside a shell electric field E is equal to 0. Then which theorem in electricity proves it? तो आंसर क्या होगा? हाँ, गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रिसिटी प्रूव्स इट. ये डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का. If it is only 1 mark question कि किस थ्योरम से प्रूफ होता है, तो हम आंसर क्या देंगे? गॉस थ्योरम से प्रूफ होता है. और अगर ये लिखा है प्रूव दैट और 3 मार्क्स है, फिर ये हमको करना पड़ेगा. अच्छा, उसमें भी 2 मार्क्स का अगर दिया दैट इनसाइड इज 0, तो हम इतना ही करेंगे. कौन सा केस? 3. अगर ये दिया है दैट व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंसेंट्रिक शेल, ड्यू टू ए शेल ऑफ चार्ज. बस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल ऑफ चार्ज. ना अंदर ना बाहर कुछ नहीं लिखा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसके मार्क्स लेने. अगर वो 3 मार्क्स का है तो हमको तीनों केस बताने. समझ में आया? अंदर वाला भी, ऑन द सरफेस भी, और बाहर वाला. तो ये इस पर डिपेंड करता है कि आपसे छोटा आंसर पूछा जा रहा है कि बड़ा आंसर पूछा जा रहा है, और ये पता किससे लगेगा? उसके मार्किंग से. ओके, अब हमने ये 3 इक्वेशन निकाल लिए हैं. यहां पर हमने लिया था केस 1, that is R is larger than R, so E is equal to Q upon R square, 1 upon 4 pi epsilon naught. ये केस 1, केस 2, केस 3. तो अब यहां से लेके यहां पर पहले हमने पॉइंट P लिया, फिर यहां लिया, फिर यहां लिया. बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? यहां से यहां पॉइंट आ गया, फिर यहां से यहां पॉइंट आ गया. इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? इसके चार्ज के नजदीक आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है. R, स्मॉल r छोटा होते जा रहा है, ये छोटा होते जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जा रहा है. ऐसे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है. यहां तक बढ़ गया, यहां बढ़ गया. जैसे ही इसके अंदर आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? 0. अंदर में कहां पर 0 होता है? तो अक्सर हर जगह 0 होता है, क्योंकि अंदर आप कहीं पर भी स्फीयर बनाएंगे उसके अंदर चार्ज कितना होगा? 0. इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे 0, भले वो सेंटर हो, भले कोई भी पॉइंट हो, एवरीवेयर 0. इस चीज को अगर हम ये बोलेंगे ए पॉइंट मूव्स from center to infinity, how its electric field will change? Show by graph. तो इसका ग्राफ देखिए, ये डिस्टेंस है x, इंफिनिटी तक जाता है.
और ये हमने इधर माना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ यहां से हमने शुरू किया when x is equal to 0. x is equal to 0 means what? सेंटर। सेंटर से स्टार्ट किया। सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। ये 0 0 0 0 कहां तक चला गया? r तक। r में क्या आ गया? सरफेस। 0 0 0 0 0 यहां पर ये क्या है? ये वाला r, छोटा r। इस छोटे r की वैल्यू, ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये लाइन किसकी है? ये लाइन r की है। r इज व्हाट? डिस्टेंस ऑफ p। तो ये r की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। यानी पॉइंट कहां पर है? सेंटर में। जैसे जैसे पॉइंट इधर चलता है, ये यहां पर ग्राफ में इधर चलता है, कहां तक जाकर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा? r। जब तक ये r तक नहीं पहुंचता तब तक इसकी वैल्यू कैसी है इलेक्ट्रिक फील्ड की? 0। इसलिए ये जो r हम इधर बना रहे हैं, जब तक ये r तक नहीं पहुंचता है तब तक इसकी हाइट क्या आएगी? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0। जैसे ही r पर पहुंचता है इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि ये वैल्यू कैसी है? मैक्सिमम। तो यहां पर आकर हम देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाता है। इतना। उसके बाद फिर बाहर निकलते हैं। जब हम इसके बाहर ऐसे निकलते हैं तो यहां से यहां आए, फिर यहां आए, फिर यहां आए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। और किस प्रोपोर्शन में कम हो रहा है? 1/r²। E proportional to 1/r² का ग्राफ कैसा होता है? इनवर्स स्क्वायर ग्राफ। इनवर्स स्क्वायर ग्राफ ऐसा होता है। तो ये लाइन और ये लाइन, ये हमारा बना ग्राफ। किस किस चीज का ग्राफ? ग्राफ वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड r फॉर ए शेल कैरिंग चार्जेस। फिर से याद रखिए, ये कौन सा ग्राफ है? E एंड R फॉर शेल ऑफ चार्ज। E and R for shell of charge। ठीक है? तो ये हमने पढ़ा शेल होने से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट केस लेते हैं, एंड दैट विल बी अगर शेल की बजाय वो पूरा सॉलिड स्फीयर होगा। इसको नोट करिए।